शुभ संध्या आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक है एमए फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट पेपर का सेकंड यूनिट, अभिवृत्ति। इसे मनोवृत्ति भी कहते हैं। अभिवृत्ति को ही मनोवृत्ति कहते हैं। चलिए समझते हैं क्या है अभिवृत्ति, क्या है मनोवृत्ति। विचारों की अभिव्यक्ति ही अभिवृत्ति है। विचारों को अभिव्यक्त करना ही क्या है? अभिवृत्ति। व्यक्ति का व्यवहार उसकी अभिवृत्तियों के द्वारा ही निर्देशित होता है। यही कारण है कि मनोवृत्ति संप्रत्यय का महत्व सर्वाधिक है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मनोवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति क्या है। तो आपको बता दें, मनोवृत्ति और अभिवृत्ति एक ही चीज़ें हैं। अभिवृत्ति शब्द की उत्पत्ति एप्टस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ कार्य करना या कार्य करने के लिए मानसिक तत्परता है। यह एक मानसिक क्रिया है जो विचारों को अभिव्यक्त करती है। इसको इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड शब्द की उत्पत्ति ही एप्टस शब्द से हुई है, जिसको हिंदी में अभिवृत्ति या मनोवृत्ति और इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं। परिभाषाएं देखिए। क्रेचकर्चफील्ड एवं बल्की के अनुसार आपको समझ आ गया होगा कि अभिवृत्ति क्या है। विचारों को अभिव्यक्त करना ही अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति के द्वारा ही जब आप अपने विचार किसी समाज में प्रस्तुत करते हैं, तो अगर आपके विचार अच्छे होते हैं तो उसी से ही आपको अच्छा मान लिया जाता है। अगर आपके विचार बुरे होते हैं तो आपको भी बुरे लोगों में ही गिनती की जाती है। तो विचार जो ही हैं, जो हमारे विचार हैं, हमारी मानसिक तत्परता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। परिभाषाएं देखिए। क्रेचकर्चफील्ड एवं बल्की के अनुसार किसी वस्तु के प्रति विधेयात्मक या निषेधात्मक, अभी आपको मैंने बताया विधेय जिसको कहते हैं, विधेय या निषेध, मूल्यांकन करना, संवेगात्मक भाव एवं पक्ष तथा विपक्ष में क्रियात्मक झुकाव के अपेक्षाकृत स्थायी प्रणालियाँ जो कि व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार में प्रदर्शित होती रहती हैं, अभिवृत्ति कही जाती हैं। अभी हमने जो आपको उदाहरण दिया कि अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व या व्यक्ति के विचार अगर पॉजिटिव हैं तब तो आप समाज में अच्छे माने जाएंगे, अगर निगेटिव हैं तब तो आपका समाज बहिष्कार करेगा। वही बात यहाँ पर क्रेचकर्चफील्ड एवं बल्की महोदय ने कहा है, संवेगात्मक भाव एवं पक्ष तथा विपक्ष में जो आपके क्रियात्मक झुकाव हैं, जो आप क्रिया करते हैं, के अपेक्षाकृत स्थायी प्रणालियाँ जो कि व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार में प्रदर्शित होती हैं। जो आप समाज के प्रति व्यवहार करते हैं, जो रवैया रखते हैं, वही क्या है? हमारी अभिवृत्ति। सेवर के अनुसार सामाजिक वस्तुओं के किसी विशिष्ट वर्ग के प्रति अनुकूलन तथा प्रतिकूल रूप से अनुक्रिया करने की संगठित स्वरूप को स्ववृत्ति, देखिए नया नाम, या अभिवृत्ति। अब आप समझ सकते हैं, स्ववृत्ति, अभिवृत्ति और मनोवृत्ति तीनों एक ही शब्द हैं, कहते हैं। यहाँ पर भी बस शब्दों का हेर फेर है। वहाँ पर आपको पॉजिटिव निगेटिव हम समझाएं और यहाँ पर पक्ष विपक्ष लिखा था। यहाँ पर क्या लिखा है? अनुकूलन मतलब पॉजिटिव समझ सकते हैं, प्रतिकूलन मतलब निगेटिव। जो अनुकूल है उसे अच्छा माना जाता है, जो प्रतिकूल है उसे बहिष्कार कर दिया जाता है समाज द्वारा। सिकार्ड एवं बैकमैन के अनुसार, तो देखिए सेवर महोदय ने क्या कहा, सामाजिक वस्तुओं के किसी विशिष्ट वर्ग के प्रति
सामाजिक वस्तुओं के किसी विशिष्ट वर्ग के प्रति अनुकूलन एवं प्रतिकूलन रूप से अनुक्रिया करने, जो आप क्रिया करते हैं, करने की संगठित स्वरूप को स्ववृत्ति या अभिवृत्ति कहते हैं। आगे देखिए, सिकार्ड एवं बैकमैन, अपने परिवेश में कुछ तत्वों के प्रति व्यक्ति के नियंत्रित भाव, विचार एवं कार्य करने की पूर्ववृत्ति को ही अभिवृत्ति कहते हैं। पूर्ववृत्ति मतलब जो आपके धारणा हैं, विचार हैं, जो पहले से ही फिक्स हैं, उसे पूर्ववृत्ति कहते हैं, उन्हीं को अभिवृत्ति कहते हैं। मतलब आप अपने जिस परिवेश में हैं, उस परिवेश के प्रति आपके भाव क्या हैं, विचार क्या हैं, कार्य क्या है, इसी को ही अभिवृत्ति कहा जाता है। मान लीजिए आप अपने समाज में अच्छे विचार प्रस्तुत करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो आप अपने समाज में अच्छे माने जाएंगे। अगर आप उद्दंडता करते हैं, बुरे बर्ताव करते हैं, असामाजिक कार्य करते हैं, तो यह भी आपकी अभिवृत्ति है, लेकिन यह आपकी निषेधात्मक अभिवृत्ति है। और अच्छे कार्य, अच्छे विचार आपकी विधेयात्मक अभिवृत्ति कहलाएगी। उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर निष्कर्ष प्राप्त होता है। देखिए क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है। मनोवृत्तियाँ अर्जित प्रणाली हैं, न कि जन्मजात। मतलब हम समाज के द्वारा इसे अर्जित करते हैं, जन्मजात नहीं होती हैं। यह एक बार अर्जित हो जाने पर स्थायी रूप धारण कर लेती हैं। मान लीजिए आपने कोई अच्छा कार्य सीख लिया, तो अब आप अच्छे व्यक्ति बन गए, तो यह भी आपकी मनोवृत्ति है। और कुछ लोग समाज के कुछ व्यक्तियों का देखकर बुरे कार्य सीख लेते हैं, वहीं उनकी अस्थायी प्रवृत्ति हो जाती है और वह कितनों भी सुधारा जाए, लेकिन मौका मिलने पर घात लगा कर बैठे ही रहते हैं। तो यह भी उनकी मनोवृत्ति है। जैसे इसका जीता जागता उदाहरण है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। आगे देखिए, यह एक प्रकार की मानसिक एवं स्नायुक तत्परता है। मानसिक मतलब जो हमारे मस्तिष्क यानी दिमाग में चलती रहती है। आगे देखिए, अभिवृत्तियाँ विभिन्न प्रकार के प्रक्रम जैसे प्रेरणा, संवेग, प्रत्यक्षीकरण एवं संज्ञान का अपेक्षाकृत स्थायी संगठन है। स्थायी संगठन से क्या तात्पर्य है? स्थायी संगठन वे संगठन होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो अभिवृत्तियों को स्थायी करने में कौन कौन से कारक योगदान देते हैं? अगर आप किसी को अच्छी प्रेरणा देते हैं, तो इससे भी अभिवृत्तियाँ स्थायी हो जाती हैं। संवेगों से भी अभिवृत्तियाँ स्थायी रूप धारण कर लेती हैं। प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन और संज्ञान यानी स्वयं के ज्ञान से भी अभिवृत्तियाँ स्थायी हो जाती हैं। अभिवृत्तियाँ व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों हो सकती हैं। मतलब स्वयं के प्रति भी अपनी विचार है, अपनी धारणा है, और समाज के प्रति भी अपनी विचार है। अभिवृत्तियों के द्वारा व्यवहार निर्धारित होता है, यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी तक के पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभिवृत्तियों के द्वारा ही व्यवहार का निर्धारण होता है। आप जैसे विचार रखेंगे, आप जैसी मनोवृत्ति रखेंगे, वैसे ही आपके व्यवहार का निर्धारण होता है। अभिवृत्ति के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। अभिवृत्ति के घटक, अभिवृत्ति के 3 घटक हैं। इसको हम एक सूत्र से याद कर सकते हैं, CAB। कैब, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल। संज्ञान पक्ष, भाव पक्ष, क्रिया पक्ष या व्यवहार पक्ष। याद कीजिए इसको। अगर आप केवल CAB याद कर लेंगे, तो अभिवृत्ति के घटक के बारे में आप कुछ न कुछ अवश्य लिख लेंगे। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल। संज्ञान पक्ष, भाव पक्ष और क्रिया पक्ष या व्यवहार पक्ष। क्रिया करने से व्यवहार निर्धारित होता है, और क्रिया को ही व्यवहार पक्ष कहते हैं। पहला हेडिंग है संज्ञानात्मक घटक।
किसी भी वस्तु के बारे में सर्वप्रथम विचार निर्मित होते हैं। यदि कोई वस्तु है तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले विचार निर्मित करते हैं। इन विचार और धारणाओं का निर्माण संज्ञानात्मक घटक के कारण ही होता है। हमारे विचार का निर्माण कहाँ होता है? हमारे संज्ञान में। तो किसी भी वस्तु को अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पर विचार करते हैं और विचार का निर्माण हमारे संज्ञान में होता है। संज्ञान के द्वारा ही उपलब्ध वस्तुओं के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक धारणाएं विकसित होती हैं। अभी जो मैंने आपको बताया पॉजिटिव थॉट, निगेटिव थॉट, तो वह सब संज्ञान में ही निर्मित होती हैं। जैसे यदि हम किसी के बारे में यह धारणा निर्मित कर लिए हैं कि वह अच्छा है या वह असभ्य है, तो वह हमें हमेशा उसी रूप में दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके प्रति हम ऐसे विचार, ऐसी धारणाएं अपने मस्तिष्क में बना लिए हैं, अपने संज्ञान में बना लिए हैं, इसलिए ऐसा होता है। वह भले ही गलत हो, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में जैसी धारणाएं, जैसे हमारे संज्ञान में विचार बने हैं, हमें उसी रूप में वह दिखाई देता है। दूसरा है भावात्मक संघटक। इस घटक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी के द्वारा मनोवृत्ति परिवर्तन, निर्णय मतलब निर्णय लेना, सामाजिक प्रभाव तथा प्रत्यायन यानी बात रखना, समाज में अपनी बात रखना, सभी में पाया जाता है। समाज में बात रखना भी सबके बस की बात नहीं है। जो निर्णय लेने में, सामाजिक कार्य करने में और मनोवृत्ति परिवर्तन करने में सकुशल होते हैं, वही समाज में बात रखते हैं। भावात्मक संगठन से तात्पर्य किसी वस्तु के प्रति पसंदगी एवं नापसंदगी के साथ साथ सहानुभूति, सिंपैथी से भी है। किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, कष्ट में उसकी मदद करना, सहायता करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, यह सब सहानुभूति होती है। भावात्मक संघटक मनोवृत्ति के सहायक पक्ष होते हैं। इसका प्रत्यक्ष मापन किया जा सकता है। भावात्मक पक्ष का प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है। तीसरा है व्यवहारात्मक संघटक। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति व्यवहार करने या क्रिया करने की तत्परता को ही व्यवहारात्मक या क्रियात्मक संघटक कहते हैं। किसी व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके प्रति आप कैसा व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, आपकी क्रिया कैसी है, इसी के तत्परता को ही व्यवहारात्मक संघटक कहा जाता है। अगर आप दूसरे व्यक्ति के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं तो वह भी आपके प्रति अच्छा व्यवहार करेगा। अगर आप दूसरे के प्रति बुरा व्यवहार करते हैं तो वह भी ऐसा ही व्यवहार आपके प्रति कर सकता है। क्रियात्मक संघटक से तात्पर्य किसी मनोवृत्ति, वस्तु के प्रति व्यक्ति की क्रिया प्रवृत्ति, क्रिया मतलब कार्य करने की प्रक्रिया, प्रवृत्ति से है। क्रियात्मक संघटक से तात्पर्य मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति की क्रिया प्रवृत्ति से, मतलब क्रियात्मक पक्ष मतलब क्रिया करना। इस प्रकार मनोवृत्तियों का निर्माण और उसकी अभिवृत्ति इन्हीं तीन संघटकों के द्वारा क्रियान्वित या प्रभावित होती है। मनोवृत्ति के कितने संघटक हैं? CAB, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या व्यवहारात्मक। इन्हीं तीन पक्षों के द्वारा ही अभिवृत्ति क्रियान्वित या प्रभावित होती है। मनोवृत्ति के प्रकार। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? मनोवृत्ति के घटक यानी अभिवृत्ति के घटक और प्रकार में अंतर आप देख लीजिएगा।
घटक 3 प्रकार के होते हैं, CAB, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल। अब हम लोग पढ़ेंगे मनोवृत्ति या अभिवृत्ति के प्रकार। अभी तक हम लोग परिभाषाएं और भाग पढ़ चुके हैं या घटक। मनोवृत्ति मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है और घटक 3 प्रकार के होते हैं मानी जाती है, जिसे प्रत्यक्ष या एवं अप्रत्यक्ष मनोवृत्ति का नाम दिया गया। प्रत्यक्ष मनोवृत्ति में व्यक्ति अपने कार्य के प्रति सजग रहता है, परंतु अप्रत्यक्ष मनोवृत्ति में सहजता नहीं रहती है, वह अचेतन मन में निहित रहती है। समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। मनोवृत्ति के प्रकार 2 हैं। पहला है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सामने से। दूसरा है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप इसे अलग अलग हेडिंग करके लिख सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अभिवृत्ति वह है जो व्यक्ति में अपने कार्य के प्रति सजग रहता है, अपने कार्य स्वयं करता है। और अप्रत्यक्ष अभिवृत्ति वह अभिवृत्ति है जिसमें व्यक्ति आलसी टाइप्स का हो जाता है, वह असहजता के साथ कार्य को करता है, उसमें सहजता नहीं रहती है, वह अचेतन मन में निहित रहती है, उसे चेतना कम रहती है। घटकों की विशेषताएं। घटकों की विशेषताएं। मनोवृत्ति के घटकों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, देखिए। पहला है कर्षण शक्ति। कर्षण मतलब एक दूसरे के प्रति लगाव, जिसे कहते हैं कर्षण शक्ति। एक दूसरे के प्रति लगाव होने से भी हमारी मनोवृत्ति प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी दोस्ती किसी अच्छे व्यक्ति से है तो आप भी अच्छे बन सकते हैं। अगर आपकी दोस्ती किसी बुरे व्यक्ति से है तो आप भी बुरे बनने के 99% चांस बनते हैं। तो संगति का असर अच्छा पड़ता है, इसलिए इसको कर्षण शक्ति कहते हैं। बहुतत्वता, जहाँ बहुत सारे तत्वों की प्रधानता होती है वहाँ भी मनोवृत्ति प्रभावित होती है। संगीत या स्थिरता, अंतर संबद्धता। इसके अलावा अभिवृत्तियों की कुछ सामान्य विशेषताएं भी होती हैं। यह तो मुख्य विशेषताएं हैं। कर्षण शक्ति, बहुतत्वता, संगीत या स्थिरता, अंतर संबद्धता। इसके अलावा कुछ सामान्य विशेषताएं जो हैं, दिशा, द्वैध यानी 2 विचारधाराएं, मात्रा और तीव्रता क्या है, 2 तरह के सिद्धांत देखिए लिखा है। प्रबलता। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, यह देखिए। मनोवृत्तियां स्ववृत्तियां हैं। स्व मतलब आत्मा, अपने विचार, स्वयं के विचार ही क्या है, मनोवृत्तियां हैं, स्ववृत्तियां हैं। यह एक प्रकार की ऐसी व्यवहार प्रणाली है जिसमें कई कारकों का योगदान रहता है। इसमें मुख्य रूप से कुछ प्रक्रम सन्निहित होते हैं जो निम्न हैं। स्ववृत्तियों के निर्माण में मुख्य रूप से कुछ प्रक्रम जो है मिले होते हैं, वे देखिए कौन कौन से हैं। पहला है अधिगम का प्रभाव। अधिगम मतलब सीखना, सीखने का प्रभाव अभिवृत्तियों पर अभिवृत्तियों के निर्माण में सहायक होता है। अभिवृत्तियों के निर्माण में या विकास के क्रम में अधिगम से ही प्रभावित होती हैं। अभिवृत्तियां अधिगम से ही प्रभावित होती हैं। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, अगर वह हमें अच्छा लग जाती है तो वहीं उसी को हम लोग अपनी अभिवृत्ति बना लेते हैं। स्टैट्स एवं स्टैट्स के अनुसार अनुबंधन के द्वारा, अनुबंधन का सिद्धांत किसका था, पॉलो का। अनुबंधन के द्वारा सुखद एवं दुखद शब्दों को मूल्यांकित करके अनुकूल एवं प्रतिकूल अभिवृत्ति निर्मित होती है। जस्ट अभी हमने आपको बताया कि अगर आपके अनुभव सुखद हैं तो इससे अनुकूल प्रवृत्ति का निर्माण होता है। अगर आपके अनुभव दुखद है
तो इससे प्रतिकूल अभिवृत्ति का निर्माण होता है। और यही अधिगम ही धीरे धीरे स्थायी हो जाती है और अभिवृत्तियों का निर्माण हो जाता है। दूसरा है उद्दीपक पुनरावृत्ति तथा परिचितता। उद्दीपक पुनरावृत्ति तथा परिचितता। अभिवृत्ति निर्माण में उद्दीपकों के साथ परिचय और उसकी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब बार बार दोहराना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे विज्ञापन की पुनरावृत्ति से व्यक्ति उस वस्तु से परिचित हो जाता है और सरलता से भाव निर्मित होते हैं। आप देखे होंगे आपके घर पे क्या लगभग सभी के घर पर टीवी है, उसमें जो प्रचार बार बार आता है विज्ञापन, उसे आप न चाहते हुए भी भली भांति परिचित हो जाते हैं, क्योंकि वे चीज़ें बार बार आती हैं, उसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। किसी चीज़ की अगर पुनरावृत्ति बार बार हो तो आप उससे परिचित हो जाते हैं। अभिप्रेरणा। क्रचफील्ड एवं बैल्की महोदय ने कहा है कि जिन कार्यों, व्यवहारों, विचारों और वस्तुओं से व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति होती है उसके प्रति अनुकूल अभिवृत्ति और जो बाधा उत्पन्न करती है उसके प्रति प्रतिकूल अभिवृत्ति उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि आपको कोई कार्य करना है और उसमें आपकी जो भी चीज़ें आप उपयोग में लाते हैं, अगर उससे आपके कार्य पूरे हो जाते हैं तो आपके लिए अनुकूल अभिवृत्ति है। अगर आपके कार्य में वे बाधा उत्पन्न करते हैं तो आप उनसे दूर ही रहने की कोशिश करेंगे, यानी वो आपके लिए प्रतिकूल अभिवृत्ति हैं। जैसे स्कूल टाइम का एग्जाम्पल याद कीजिए। अगर आपकी कॉपी कंप्लीट है तो आप सबसे पहले हाथ उठाते थे। अगर आपकी कॉपी इनकम्प्लीट है तो उस टीचर से आप दूर ही रहते थे जिसकी कॉपी इनकम्प्लीट थी। मतलब अगर आपकी कॉपी कंप्लीट थी तो यह आपकी अनुकूल अभिवृत्ति है, और आपकी कॉपी इनकम्प्लीट है तो यह प्रतिकूल अभिवृत्ति है। तो आप इनसे दूर ही रहने वाले हैं। पूर्वाग्रह। मायर्स के अनुसार, मायर्स महोदय ने देखिए क्या कहा है, पूर्वाग्रह का सीधा प्रभाव मनोवृत्ति पर पड़ता है। पूर्वाग्रह का सीधा प्रभाव मनोवृत्ति पर पड़ता है, जो विभिन्न जाति, वर्ग, समुदाय आदि के प्रति नकारात्मक भावना को विकसित कर लेते हैं। पूर्वाग्रह मतलब होता है जो पुराने समय से चली आ रही अवधारणाएं हैं जो समाज में व्याप्त हैं, वे अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, उसे ही पूर्वाग्रह कहते हैं। तो पूर्वाग्रह का जो सीधा प्रभाव है वह हमारी मनोवृत्ति पर पड़ता है, जो विभिन्न जाति, वर्ग, समुदाय आदि के प्रति नकारात्मक भावना को विकसित कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके अगर पुराने समय में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पूर्वाग्रह थे जो हमारे समाज में व्याप्त थे, जैसे ऊंच नीच का भेदभाव और लड़कियों को शिक्षा से दूर रखना। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। अगर इन सब को इस समय फॉलो किया जाए तो समाज में बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न हो जाएंगी और यही हमारे मन में बैठ जाएगा, तो हम भी ऊंच नीच का भेदभाव रखेंगे और लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर देंगे। तो जो पुराने समय के पूर्वाग्रह हैं वह ज़रूरी नहीं है कि अब भी मान्य हो, वह समय के अनुसार बदल देना ही उचित होता है। आगे देखिए, सूचना या संप्रेषण। सूचना या संप्रेषण। अभिवृत्ति का निर्माण सूचनाओं का महत्व या उपयोगिता संप्रेषण पर निर्भर करता है। संप्रेषण, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। यदि सूचनाएं तथ्यात्मक हैं तो अनुकूल वृत्ति और भ्रामक हैं तो प्रतिकूल वृत्ति निर्मित होती है। जैसे
आप लोग मीडिया को देख सकते हैं। अगर सूचनाएं तथ्यात्मक है तो इसके प्रति जनता की अनुकूल वृत्ति रहती है। अगर भ्रामक है तो प्रतिकूल वृत्ति निर्मित होती है। जैसे अंधविश्वास, रूढ़ियुक्तियाँ, विभ्रम, पूर्वाग्रह आदि भ्रामक तथ्य हैं। आदि भ्रामक तथ्य हैं। आगे देखिए, समूह संबंध। समूह संबंध आवृत्ति निर्माण में समूह के सदस्यों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी समूह में रहते हैं तो इसके सदस्यों में भी आवृत्ति के निर्माण की क्षमता होती है। इससे भी आवृत्ति निर्माण में समूह के सदस्यों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। सातवां है वैयक्तिक कारक। मैकियावेली के अनुसार कम बुद्धिमान तथा अशिक्षित लोगों में रूढ़ियुक्त भावनाएं पाई जाती हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया, जो पढ़े लिखे लोग हैं वह ऊंच नीच का भेदभाव या फिर बालिकाओं को शिक्षा से वंचित करने जैसे पूर्वाग्रह और रूढ़ियुक्तियों को नहीं मानेंगे। लेकिन जो अशिक्षित लोग हैं उन लोगों के अंदर अभी भी यही भावनाएं चली आ रही हैं। एडासो के अनुसार अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। इसके द्वारा व्यक्तित्व संरचना में जब अंतर होता है तो लोगों के व्यवहार में भी अंतर आ जाता है। एडासो ने कहा है कि अभिवृत्ति और व्यक्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। इसके द्वारा व्यक्ति संरचना में जब अंतर होता है तो लोगों के व्यवहार में भी अंतर आ जाता है। जब व्यक्तित्व की संरचना में अंतर है, कुछ लोग अंतर्मुखी हैं, कुछ लोग बहिर्मुखी हैं, कुछ लोग उभयमुखी हैं, तो इससे लोगों के व्यवहार में भी अंतर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति। अभिवृत्ति निर्माण में सांस्कृतिक कारकों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। एक विशेष जाति के लोग दयालु, उदार एवं सहयोगी होते हैं, जबकि टुंड्रा जाति के लोग आक्रामक एवं हिंसात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें शत्रुता की भावना अधिक पाई जाती है। यहाँ पर कहा गया है कि अपनी अपनी संस्कृति होती है। कुछ संस्कृति के लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं और कुछ संस्कृति के लोग आक्रामक होते हैं और शत्रुता की भावना रखते हैं। इसमें एक विशेष जाति के लोगों का उदाहरण दिया गया है कि एक विशेष जाति के लोग दयालु, उदार तथा सहयोगी होते हैं और जबकि टुंड्रा जाति के लोग आक्रामक। इसके पहले हमने आपको आक्रामकता पढ़ाया था, वही शब्द यहाँ पर भी है, आक्रामक एवं हिंसात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें शत्रुता की भावना अधिक पाई जाती है। कार्लसन महोदय ने देखिए क्या कहा है, अभिवृत्तियों पर धार्मिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। अभी इन्होंने बताया कि अभिवृत्ति पर सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। अब कार्लसन महोदय ने बताया कि केवल सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ इत्यादि। यही कारण है कि हिंदू उदार एवं मुस्लिम कट्टर दिखाई देते हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम का उदाहरण दिया है कि हिंदू और मुस्लिम के धर्म पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। हिंदू उदार होते हैं जबकि मुस्लिम कट्टर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा अभिवृत्तियों का मापन। अभिवृत्तियों का मापन कैसे किया जाता है, इससे पहले आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए। अभी तक हमने पढ़ा अभिवृत्तियाँ, अभिवृत्तियों के घटक। अभिवृत्तियों के घटक में 3 घटक थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। और अभिवृत्तियों के प्रकार प्रत्यक्ष अभिवृत्तियाँ और अप्रत्यक्ष अभिवृत्तियाँ। इसके बाद हमने पढ़ा अभिवृत्तियों की विशेषताएं, अभिवृत्तियों के घटकों की विशेषताएं, जिसमें कर्षण शक्ति, बहुतत्वता, संगीत या स्थिरता, अंतर संबद्धता ये मुख्य थे। आगे हम लोगों ने पढ़ा
अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है। तो अभिवृत्तियों के निर्माण में हम लोगों ने कई पॉइंट देखा है, जैसे अधिगम का प्रभाव, उद्दीपक, पुनरावृत्ति तथा परिचितता। बस आप सुनते रहिए और समझते रहिए, बाकी का हम सब कवर करा देंगे। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, पूर्वाग्रह, सूचना या संप्रेषण, समूह संबंध, वैयक्तिक कारक और सांस्कृतिक कारक। इसके बाद है धार्मिक कारक, अभिवृत्ति का मापन। अब हम लोग अध्ययन करेंगे अभिवृत्ति का मापन। अभिवृत्ति का मापन करने के लिए व्यक्ति के व्यवहार तथा उसके विशेषताओं का मापन किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के अभिवृत्तियों का मापन करना है तो पहले उसके विचार, क्योंकि विचार ही अभिवृत्तियां हैं, तो उसके विचार और व्यवहार का मापन कर लीजिए, आपको अभिवृत्ति का मापन खुद ही पता चल जाएगा। अभिवृत्ति का मापन करने के लिए व्यक्ति के व्यवहार तथा उसके विशेषताओं का मापन किया जाता है। मापन के द्वारा यह पता चलता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अभिवृत्ति की मात्रा अनुकूल है या प्रतिकूल है। साथ ही साथ अभिवृत्ति की तीव्रता और उसकी दिशा का भी मापन किया जाता है। यह सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी व्यक्ति के अभिवृत्ति या तो अनुकूल होते हैं या तो प्रतिकूल होते हैं, या तो अनुकूल होते हैं या तो प्रतिकूल होते हैं। उसका मापन करने के लिए अभिवृत्ति की तीव्रता और उसकी दिशा, यह सब विशेषताएं हैं, आप देख लीजिएगा। तीव्रता और दिशा यहाँ पर पॉइंट है अभिवृत्ति की विशेषताओं में। देखिए यहाँ पर दिशा, तीव्रता, मात्रा, प्रबलता, द्वैत शक्ति, तो इन सब चीज़ों को आप एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़िए, ज़्यादा अच्छा याद होगा। कनेक्ट करके पढ़ते रहिए। फिर से इसको ध्यान दीजिए। अभिवृत्ति का मापन करने के लिए व्यक्ति के व्यवहार तथा उसकी विशेषताओं का मापन किया जाता है। अगर आपको अभिवृत्ति का मापन करना है तो पहले व्यक्ति के व्यवहार का मापन कीजिए, उसकी विशेषताओं का मापन कीजिए। मापन के द्वारा यह पता चलता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अभिवृत्ति की मात्रा अनुकूल है या प्रतिकूल है। साथ ही साथ अभिवृत्ति की तीव्रता, मात्रा, दिशा, प्रबलता, यह सब विशेषताएं हैं अभिवृत्ति की। और उसकी दिशा, देखिए दिशा शब्द भी आ गया, का भी मापन किया जाता है। कौन कौन से मापन किए जाते हैं? मात्रा क्या होती है? अनुकूल है या प्रतिकूल। और साथ ही तीव्रता, दिशा और प्रबलता। अभिवृत्ति मापन में सीमित कथन रखे जाते हैं, जिनमें उपयुक्त कथनों के साथ साथ उत्तर के विकल्प भी दिए रहते हैं। इनमें एक श्रेणी तटस्थ की भी होती है, यानी न तो पॉजिटिव न तो निगेटिव, तटस्थ की श्रेणी। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन दिए होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तर के विकल्प भी दिए रहते हैं। इनमें एक श्रेणी तटस्थ, यानी न तो पॉजिटिव न तो निगेटिव। मापन का वर्गीकरण। अभिवृत्ति मापन में दो तकनीकें जिसे प्रच्छन्न एवं अप्रच्छन्न, जिसे प्रच्छन्न एवं अप्रच्छन्न तकनीक कहा जाता है, को रखा गया है। दोनों प्रकार की मापनी में संरचित एवं असंरचित दोनों को रखा गया है। संरचित मापनी उसे कहते हैं जिसमें पहले से ही प्रश्न दिए होते हैं। संरचित मापनी वे मापनी है जिनमें पहले से ही प्रश्न दिए होते हैं। लेकिन असंरचित मापनी में प्रश्न निर्धारित नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी का परीक्षण ले रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप पहले से ही प्रश्न निर्मित करके जाते हैं तो यह संरचित मापनी है। पहले से ही अगर आप प्रश्न लिख कर जाते हैं, नोट करके जाते हैं, तो यह संरचित मापनी है। अगर आप पहले से प्रश्न नोट नहीं किए हैं, सीधे क्लाइंट को बुलाकर उसके सामने आप डायरेक्ट प्रश्न करते हैं, तो यह असंरचित मापनी है।
अगर आपका प्रश्न पहले से ही फिक्स है, लिखित है, तो यह संरचित है। अगर आप प्रश्न निर्धारित नहीं किए, आप क्लाइंट को देखकर या फिर परीक्षणकर्ता को देखकर उसके अकॉर्डिंग प्रश्न पूछते हैं, तो यह असंरचित मापनी है। अप्रच्छन्न संरचित तकनीक में निम्न विधियां आती हैं। पहले आप संरचित को समझ लीजिए, फिर असंरचित को समझ लीजिए, फिर प्रच्छन्न और अप्रच्छन्न आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इस वर्ग की मुख्य विधियां थर्स्टन विधि, लिकर्ट विधि, बोगार्ड्स, गटमैन, ऑसगुड आदि आते हैं। इस विधि को आत्मव्याख्यात्मक विधि, आत्मव्याख्यात्मक मतलब स्वयं के द्वारा व्याख्या करना, आत्मव्याख्यात्मक मतलब स्वयं के द्वारा व्याख्या करना। इसके द्वारा प्रश्नों का उत्तर व्यक्त करने में प्रतिक्रियाएं स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होती हैं, अतः इसका प्रचलन अधिक होता है। इस तकनीक के अंतर्गत आने वाले विधियों का मापन निम्न है। अप्रच्छन्न संरचित तकनीक के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं? देखिए, पहला थर्स्टन एवं चेयो की मापन विधि। थर्स्टन एवं चेयो की मापन विधि। इस मापनी को समामापित अंतराल विधि भी कहते हैं। इस मापनी को समामापित अंतराल विधि भी कहते हैं। विद्वानों ने इसका उपयोग और निर्माण युद्ध, चर्च, मृत्युदंड, निग्रो जन्म निरोधक तथा चीन के बारे में जानने के लिए किया। थर्स्टन एवं चेयो की मापनी, इसे समामापित अंतराल विधि भी कहते हैं। इसका उपयोग युद्ध, चर्च, मृत्युदंड तथा चीन के बारे में जानने के लिए किया गया। इसकी मौलिकता यह है कि इसमें एकांश का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें एकांश का मूल्यांकन पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने एकांश के बारे में पढ़ा था। इसमें एकांशों का अध्ययन किया जाता, मूल्यांकन किया जाता है। इस मापनी की संरचना में निम्न सोपान होते हैं। थर्स्टन एवं चेयो की मापनी में निम्न सोपान होते हैं। देखिए कौन कौन से सोपान हैं। जिस वस्तु के प्रति अभिवृत्ति मापनी तैयार करनी है, उससे संबंधित पक्ष तथा विपक्ष के विभिन्न स्रोतों का कथन तैयार करना। पहला पॉइंट है, आपको जिस किसी भी विषय पर, वस्तु पर अगर अभिवृत्ति की मापनी तैयार करनी है, तो पहले उसके विषय में पक्ष में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और उसके विपक्ष में कौन कौन सी चीज़ें हैं, दोनों का स्रोतों से कथन तैयार करना, पहले तैयार कर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इन कथनों के अनेक निर्णायकों को सौ दिया जाता है। इसमें 11 चिन्ह ए से के तक 11 चिन्ह के रूप में अंकित रहते हैं और ये निर्णायकों के द्वारा चिट के रूप में क्रम से व्यवस्थापित किए जाते हैं। निर्णायकों को निर्देश दिया जाता है कि ए पर उन कथनों को रखें जो संबंधित वस्तु के अधिक पक्ष में हों। इसमें कितने चिन्ह होते हैं? 11 चिन्ह ए से के तक, और जो निर्णायक होते हैं उनको यह निर्देश दिया जाता है कि जो सबसे ज़्यादा पक्ष में है, पहले पक्ष और विपक्ष को ज्ञात करना था, तो जो सबसे ज़्यादा पक्ष में है उसे ए पर रखें और एफ पर उसे रखें जिस पर तटस्थ का बोध हो, और के पर उन्हें रखें जो अत्यधिक विपक्ष में हो। इस प्रकार इनका व्यवस्थापन किया जाता है। देखिए कैसे व्यवस्थापन किया जाता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यह टोटल 11 चिन्ह है। ए पर
उसे रखा जाता है जो सर्वाधिक पक्ष में है या अनुकूल है। इसके बाद के पर उसे रखा जाता है जो अत्यधिक प्रतिकूल है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन सर्वाधिक बीच में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ जो है हमारा, अभी हम आपको कलर चेंज दिखाते हैं। यह जो हमारा एफ है यह सर्वाधिक सबसे बीच में है। तो यह क्या है, यह तटस्थ पॉइंट है। यह क्या है, तटस्थ पॉइंट है। तो इस तरह से इस मापनी को दिखाया जाता है। आपको अगर यह याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आपका एग्जाम में ऑटोमेटिक नंबर बढ़ सकता है। आगे देखिए अगला पॉइंट, एकांशों का मापनी मूल्य ज्ञात करने के लिए कथन के प्रति निर्णायकों द्वारा 11 बिंदु मापनी पर दिए गए मूल्य का मध्यांक एकांश अथवा कथन का मापनी मूल्य कहलाता है। किसी भी कथन की अस्पष्टता के अंश वस्तुनिष्ठ ढंग से ज्ञात करने के लिए चतुर्थांश प्रसरण की गणना की जाती है। किसी भी कथन की अस्पष्टता के अंश वस्तुनिष्ठ ढंग से ज्ञात करने के लिए चतुर्थांश प्रसरण की गणना की जाती है। प्रत्येक कथन का मापनी मूल्य अथवा चतुर्थांश ज्ञात करने के पश्चात सभी कथनों को अनेक प्रयोजकों इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि वह पूर्ण कथनों पर अपना विचार स्पष्ट रूप से दे जिनसे वह सहमत हो। इस मापनी का प्रशासन सरल है। इस मापनी का प्रशासन सरल है। इसमें मापनी मूल्यों को क्रम से व्यवस्थित किया जाता है और इसका मध्यांक प्राप्त करके मध्यांक मूल्य के आधार पर अभिवृत्ति ज्ञात की जाती है। इसमें इसका प्रशासन सरल है क्योंकि इसमें मध्यांक प्राप्त करके मध्यांक मूल्य के आधार पर अभिवृत्ति ज्ञात की जाती है। आगे देखिए, थर्स्टन एवं चियो मापनी विधि के गुण। क्या क्या गुण हैं थर्स्टन एवं चियो मापनी विधि के? यह एक सरल विधि है। इसमें शीघ्रता से किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति का मापन कर सकते हैं। इसके गुण यह है कि यह एक सरल विधि है। इसमें सरलता से किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति का मापन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कथनों का वर्गीकरण 11 बिंदु के आधार पर सूक्ष्मता के साथ किया जाता है, ए से के तक। ए सर्वाधिक विपक्ष में है, के सर्वाधिक विपक्ष में है, ए सर्वाधिक पक्ष में है और बीच में रहता है एफ जो तटस्थ पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें मूल्यांकन पर निर्णायकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मूल्यांकन होता है तो निर्णायकों का प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यह विश्वसनीय है। इसकी विश्वसनीयता 0.52 से लेकर 0.89 तक प्राप्त हुई है। यह काफ़ी लोकप्रिय विधि है। यह तो इसके हो गए 5 पॉइंट गुण। अब देखिए इस विधि के दोष क्या हैं। पहला, इसमें कथनों के मूल्यांकन पर निर्णायकों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसमें कथनों के मूल्यांकन पर निर्णायकों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, यही इसका दोष है। दूसरा पॉइंट, इसमें कथन विभेदन का कोई ठोस उपाय नहीं है। कथनों के विभेदन का कोई ठोस उपाय नहीं है। तीसरा पॉइंट, निर्णायकों की संख्या अधिक रखने के कारण खर्च एवं समय अधिक लगता है। निर्णायक अधिक होंगे तो खर्च भी अधिक लगेगा और समय भी अधिक लगेगा। चौथा पॉइंट है, यह प्रत्येक प्रकार की अभिवृत्ति को मापने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह जो मापनी है थर्स्टन एवं चियो की मापनी, यह सभी प्रकार के अभिवृत्तियों का मापन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने
अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, उसकी विशेषताएं, उसके घटक, प्रकार और अभिवृत्तियों का निर्माण, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने अभिवृत्तियों के मापन की थर्स्टन एवं चियो मापनी का भी अध्ययन कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसका सेकेंड पार्ट भी आपके सामने लाएंगे। अभी थोड़ा और टॉपिक बचा है, देख लीजिए। लिकर्ट मापनी है, इसके गुण दोष हैं। सामाजिक दूरी मापनी है और प्रभावशाली सामाजिक दूरी है। अभी बहुत कुछ टॉपिक बचे हैं जो हमें कवर कराना है। प्रच्छन्न एवं संरचित तकनीक है, अप्रच्छन्न संरचित तकनीक है। इसके साथ साथ पूर्वाग्रह क्या है उसका भी वर्णन है। पूर्वाग्रह की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इन सभी टॉपिक को, बचे हुए टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।